कॉलेज कैफेटेरिया में तीनों बहनें नताशा, तान्या और पूनम अपने बॉयफ्रेंड्स राहुल, एंडी और आर्यन के साथ बैठी थी। वो तीनों अपने अमीर होने की शेखी बघार रही थी। पापा ने हमारे लिए नई कार बुक करवाई है, ब्रांड न्यू मर्सिडीज। वाह, तुम लोग कितनी लग्जरी लाइफ जीती हो। ऑफ कोर्स बेबी, हम हमेशा बेस्ट चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर इस वीकेंड गोवा ट्रिप का क्या प्लान है? वही जो हम सब ने प्लान किया था, गोवा चलेंगे और एंजॉय करेंगे। मैं तो गोवा ट्रिप के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तीनों बहनें अपने घमंड में चूर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। नताशा घमंड भरे अंदाज में कहती है, तो फिर गोवा के सबसे अच्छे 5 स्टार होटल के रूम बुक करवा लेते हैं। गोवा को पता लगना चाहिए कि नताशा, तान्या और पूनम तीनों बहनें गोवा आ रही हैं। तीनों हंसने लगती हैं। इधर उन तीनों बहनों का पिता कैलाश अपने ऑफिस में बैठा हिसाब किताब देख रहा होता है। टेबल पर उधारी के कागज बिखरे हुए थे, माथे पर पसीना था। तभी फोन बजता है। कैलाश बाबू, बहुत दिन हो गए। अरे अब तो कर्ज लौटाने का वक्त आ गया है। अब बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। समय? अरे बिजनेस में भावनाओं के लिए जगह नहीं होती। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। केशव फोन काट देता है। कैलाश बेचैनी में सिर पकड़कर बैठ जाता है। अगले दिन रात के समय कैलाश अपनी पत्नी अनुराधा के साथ बैठा चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसकी बेटियां पार्टी से लौटते हुए हंसते हुए अंदर आती हैं। माँ, आज बहुत मजा आया, पार्टी लाजवाब थी। और मॉल में जो शॉपिंग की वो देखी, ब्रांडेड ड्रेसेस। हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है ना। कैलाश और अनुराधा अपनी बेटियों को उदास नजरों से देखते हैं। बेटियों को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ बिजनेस की टेंशन है। बेटा, सच जानना चाहोगी तो तुम्हारी हंसी हमेशा के लिए चली जाएगी। तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखती हैं, उलझन में पड़ जाती हैं। अगली शाम दरवाजे की घंटी बजती है। कैलाश दरवाजा खोलता है। सामने काला बुढ़ा केशव घिनौनी मुस्कान के साथ खड़ा था। कैसा है मेरा प्यारा कर्जदार? कैलाश कुछ नहीं कहता, सिर झुका लेता है। केशव अंदर आता है और सोफे पर पैर फैलाकर बैठ जाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। कैलाश, तुम्हारे पास मेरे पैसे लौटाने के लिए कुछ इंतजाम है? नहीं। मुझे पहले से पता था, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाने आया हूँ। कैसा रास्ता? कैसा रास्ता? तभी वहां नताशा, तान्या और पूनम आ जाती हैं। केशव एक पल रुककर तीनों बहनों की ओर देखता है। अगर अपने कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी तीनों बेटियों की शादी मुझसे करा दो। कमरे में गहरा सन्नाटा छा जाता है। लड़कियां अवाक रह जाती हैं। ये बकवास है, हम कोई सामान नहीं कि हमें बेचा जाए। मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा। कैलाश, ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। अगर मुझसे शादी नहीं कराई तो मैं तुम्हारा घर नीलाम कर दूंगा। कैलाश और अनुराधा बेबस होकर नजरें झुका लेते हैं। तीनों बहनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे समझ जाती हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने कमरे में बैठी रो रही होती हैं। हम सोचते थे कि हम सबसे ऊपर है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही निकली। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें इस नरक में धकेल दिया गया है। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती हैं। कुछ दिन बाद उन तीनों की केशव के साथ शादी हो जाती है। वो तीनों केशव की पत्नी बनकर उसके बंगले में आ जाती हैं। मगर बंगले के अंदर उनकी नजर जैसे ही पेंटिंग्स पर पड़ती है तो वो चौंक जाती हैं। वो राहुल, एंडी और आर्यन की तस्वीरें थी। नहीं, ये हमारे बॉयफ्रेंड्स हैं, लेकिन इनकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं? क्योंकि राहुल, एंडी और आर्यन तीनों मेरे लड़के हैं। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अब तुम मेरी पत्नियां हो और ये राज मेरे बेटे को नहीं पता चलना चाहिए। शाम को राहुल, एंडी और आर्यन जैसे ही घर आते हैं तो वो देखते हैं घर में 3 नई दुल्हनें हैं जो घूंघट में बैठी हैं। वो चौंक जाते हैं। घर में ये नई दुल्हनें कौन है? डैड, ये सब क्या है? बैठो, तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। तीनों लड़के सोफे पर बैठ जाते हैं, जबकि दुल्हनें नताशा, तान्या और पूनम चुपचाप घूंघट में बैठी थी। अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। ये मेरी पत्नियां हैं। क्या? इतनी बड़ी उम्र में आपने 3 शादी कर ली? डैड, आपको क्या हो गया है? ये घिनौना है। तुम तीनों को मुझसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो किया सोच समझ कर किया।
अब जाओ और अपनी सौतेली माओ के पैर छुओ। राहुल, एंडी और आर्यन धीरे धीरे झुकते हैं और पैर छूकर वो वहां से चले जाते हैं। समय ऐसे ही बीतने लगता है। इस रहस्य को कोई नहीं जानता था कि नताशा, तान्या और पूनम अपने ही बॉयफ्रेंड के पिता की पत्नियां बन चुकी थी, सिवाय उस घर में काम करने वाली नौकरानी कमला के अलावा। एक दिन कमला अपने आप से कहती है, अब बहुत हो गया, ये लड़कियां अंदर ही अंदर घुट रही हैं और इनके बॉयफ्रेंड्स को कुछ पता ही नहीं। अगर ये सच्चाई जान जाए तो शायद कुछ बदल सके। वो चिट्ठी लिखकर तीनों लड़कों के कमरों में चुपचाप रख देती है और बाहर चली जाती है। अगली सुबह तीनों लड़के अपने अपने कमरों में चिट्ठी पाते हैं और पढ़ते हैं। अगर सच जानना चाहते हो तो आधी रात को उस कमरे में जाओ जहां तुम्हारी सौतेली माँ रहती हैं। तीनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तय करते हैं कि आधी रात को वे उस कमरे में जाकर सच जानेंगे। रात के समय नताशा, तान्या और पूनम अपने कमरे में बैठी रो रही थी। बाहर दरवाजे के पास तीनों छिपकर उनकी बातें सुन लेते हैं। हमारे साथ जो हुआ उसे सोचकर भी डर लगता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इस मोड़ पर आ जाएगी। हमने अपनी अमीरी का घमंड किया और अब देखो, हम अपने ही बॉयफ्रेंड्स की सौतेली माँ बन गई। अब हमें जिंदगी भर ये घूंघट डालकर जीना होगा। बाहर खड़े राहुल, एंडी और आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वे हक्के बक्के रह जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी साफ झलकती है। अचानक राहुल जोर से धक्का मारकर दरवाजा खोल देता है। तो ये है सच्चाई? तुम्हें मेरे पिता के साथ शादी करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम हमारी गर्लफ्रेंड हो? तीनों बहनें चौंक उठती हैं और रोने लगती हैं। बोलो, क्या सच है? एंडी, हमें जबरदस्ती इस शादी में बांधा गया। हमारे पापा कर्ज में डूबे थे और तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को डरा धमका कर हमें अपनी बीवियां बना लिया। मगर हमारी बात का विश्वास करो, शादी से पहले हम नहीं जानते थे कि हम अपने ही बॉयफ्रेंड के पिता के साथ शादी करने जा रहे हैं। ये सच्चाई हमें यहाँ आकर पता चली और तुम्हारे पिता ने हमें सख्ती से मना किया था कि इस बात की भनक किसी भी तरह से उनके बेटों को न लग पाए। मतलब हमारे पापा ने हमारी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा काम किया? एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। राहुल अपनी मुट्ठियां भींचता है और गुस्से में कमरे से बाहर निकलता है। अब पापा से ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। तीनों अपने पिता केशव के कमरे में घुसते हैं। अपने बेटों का गुस्सा देखकर केशव मुस्कुराता हुआ कहता है, तो तुमने सच जान लिया। मैं तो सोच रहा था कि ये लड़कियां जिंदगी भर घूंघट में रहेंगी और तुम बेवकूफ बने रहोगे। हाँ, हमें सब पता चल गया। आपने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी ही गर्लफ्रेंड से शादी करने में आपको शर्म नहीं आई? शर्म? हाँ, अरे बिजनेस और प्लेजर में शर्म नहीं होती बेटा। आप एक बीमार इंसान हैं और तुम तीनों कितने मासूम हो। प्यार, इज्जत, सच्चाई, ये सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है। असली दुनिया में ताकत चलती है और वो मेरे पास है। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है। नौकरानी कमला पुलिस के साथ अंदर आती है। अब आपकी ताकत खत्म मालिक। आपने कई औरतों की जिंदगी तबाह की, लेकिन अब आपको सजा मिलेगी। केशव सक्सेना, आपको महिलाओं को परेशान करने, गैर कानूनी बिजनेस और जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस केशव को हथकड़ियां लगा देती है। पुलिस केशव को ले जाती है। तीनों बहनें राहत की सांस लेती हैं। फिर कुछ समय बाद तीनों बहनें अपने तीनों बॉयफ्रेंड से धूमधाम से शादी कर लेती हैं और खुशी खुशी जीवन जीने लगती हैं। अरे यार, सूरज सर पर चढ़ गया है। विदाई का वक्त हो गया है। दूल्हे साहब कहाँ गायब हो गए? मैंने नंदोई जी को उधर सामने की तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है, आप सब लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। अजय सामने की तरफ दूल्हे को ढूंढते हुए जा रहा था। तभी वहाँ से थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के पीछे से हल्की सी शेरवानी दिखाई दी। लगता है दूल्हा पेड़ के पीछे बैठा है, लेकिन वहाँ वो क्या करने गया है? अजय भागकर पेड़ के पीछे गया तो देखा दूल्हा चुपचाप सर झुकाए बैठा था। अजय के कदमों की आवाज सुनकर दूल्हे ने जब अजय की तरफ देखा तो दूल्हे का एक भी दांत नहीं था। वो बिल्कुल पोपला था। अरे खन्ना साहब, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपकी दुल्हन की विदाई का वक्त हो गया है। बहन आपका इंतजार कर रही है। अरे साले साहब, पता नहीं मेरी बत्तीसी कहाँ गिर गई। अजय ने अपनी पैंट की जेब से बत्तीसी निकाली और खन्ना साहब को दे दी। आपकी बत्तीसी आप संभाल कर रखा कीजिए, ये आपकी कार के अंदर पड़ी हुई थी। दूल्हे ने अपनी बत्तीसी लगाई और अजय के साथ वापस आ गया। अजय की बहन शालू अपने पति खन्ना साहब को देखकर बहुत खुश हो रही थी।
लेकिन उसकी शादी इतने बूढ़े इंसान के साथ क्यों हो रही थी? फिर भी शालू इतनी खुश क्यों थी? ससुराल जाने के बाद कैसे कटेगी उसकी जिंदगी? क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? ये सब जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अजय, शालू और उसके माता पिता खाने की टेबल पर बैठे थे। भैया, इससे अच्छा तो आप एक नौकरानी रख लेते, कम से कम वक्त पर खाना तो मिल जाता। और आजकल की नौकरानियां भी भाभी से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। शालू, तुम्हारी भाभी इतनी भी काली नहीं है, उसका रंग सांवला है। सांवला रंग का हो या काला, दोनों एक ही बात है। लेकिन मानना पड़ेगा, काली सूरत होने के बाद भी भाभी को आप जैसा लड़का मिला, तो सोचिए जरा मुझ जैसी अप्सरा को कैसा पति मिलेगा। तभी वहां पर ममता सभी के लिए खाना लेकर आ गई। ननद जी, अगर आप एक अप्सरा हो तब तो आपको इस दुनिया का सबसे हैंडसम राजकुमार ही मिलेगा। बहू, अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। बहू के हाथ के खाने की महक से ही हम खुद को रोक नहीं पाते। जल्दी से खाना शुरू करते हैं। वो लोग खाना खाने लगे। अगले दिन शालू अपनी सहेलियों को लेकर ममता के कमरे में गई तो देखा वो मेकअप कर रही थी। भाभी, आप चाहे जितना भी मेकअप कर लो, अपनी बदसूरती नहीं छिपा पाओगी। मेरी सहेलियां जिद कर रही थी कि आपके साथ शॉपिंग करनी है, वरना मैं इन्हें बुलाती ही नहीं। शालू अपनी भाभी की इस तरह बेइज्जती नहीं करते, भले ही वो सांवली है लेकिन देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। तो इस तरह शालू अपनी भाभी की जब देखो तब किसी के भी सामने उसके रंग का मजाक उड़ाया करती थी। कुछ दिनों बाद उसके भाई अजय ने शालू के लिए लड़का देखा। शालू, आज तुझे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। शालू जाकर अपनी बालकनी में खड़ी हो गई। इन लड़के वालों की औकात मैं दूर से पहचान लूंगी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले अपनी कार से उसके घर के बाहर रुके। अजय, उसके माता पिता और ममता बाहर ही उसका स्वागत करने लगे। तभी शालू ऊपर से चिल्लाने लगी, भैया, इन लोगों को भगा दो यहाँ से। इतनी साधारण सी गाड़ी लेकर आए और वो भी मुझ जैसी अप्सरा को देखने। कम से कम रोल्स रॉयस तो लानी चाहिए थी। शालू, तू चुपचाप अंदर जा। आए हुए मेहमानों की ऐसी बेइज्जती नहीं करते। रहने दो भाई साहब, सफाई मत दो, मुझे ऐसी लड़की से रिश्ता रखना ही नहीं है। इस तरह लड़के वाले बाहर से ही लौट गए। उसके बाद जितने भी रिश्ते शालू के लिए आते थे वो सबको ऐसे ही बेइज्जत करके भगा दिया करती थी। अगर ममता उसे समझाने जाती तो वो उसके रंग को लेकर उसका मजाक उड़ा देती थी। फिर कुछ महीनों बाद एक बहुत ही अमीर आदमी शालू के घर आया। उसके आसपास बॉडीगार्ड थे, उसका मैनेजर था और वो 10 गाड़ियों से आया था। आगे पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी और बीच में उस आदमी यानी खन्ना साहब की गाड़ी। अरे खन्ना साहब, आपको किसने बता दिया कि शालू की हम शादी करना चाहते हैं? जिस घर में लड़की कुंवारी बैठी हो उसकी खबर दूर दूर तक पहुंच ही जाती है। मेरी उम्र भले ही शालू से ज्यादा है, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उम्र में क्या रखा है खन्ना साहब, मुझे हमेशा से ही आप जैसे रॉयल बंदे की तलाश थी। मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। शालू, तू पागल हो गई है क्या? जरा इनकी उम्र देख और अपनी उम्र देख। भाभी, आपकी सूरत तो काली थी, आपकी जुबान भी काली है। अरे जरा उनका बैंक बैलेंस देखिए और हमारा बैंक बैलेंस देखिए। किसी सल्तनत का राजा लग रहा है ये। मुझ जैसी अप्सरा को सिर्फ यही आदमी झेल सकता है। मेरे आसपास भी ये सारे बॉडीगार्ड रहेंगे। तो इस तरह से शालू की शादी खन्ना साहब के साथ हो गई। अब कहानी एक बार फिर से वर्तमान में वापस आ गई और खन्ना साहब शालू को विदा करके अपने घर ले आए। अभी ये बुड्ढा मुझे ठीक तरह से जानता नहीं है। इसको लग रहा होगा कि ये बहुत चालाक है, इसने कम उम्र की लड़की से शादी कर ली। लेकिन मैं इससे ज्यादा चालाक हूँ, मुझे तो सिर्फ इसके पैसों से मतलब है। शालू मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाजें सुनाई थी। शालू भागकर गई और खिड़की से उनकी बातें सुनी। वहां खन्ना साहब अपनी पहली पत्नी और 16 साल के बेटे रोहन से बात कर रहे थे। पापा, मैं आपको कितना समझदार समझता था, पर आपने मेरी माँ के होते हुए दूसरी शादी कर ली। बेटा, आज के बाद हम इस घर में नहीं रहेंगे, चल मेरे साथ। और हाँ, मैं तलाक के कागजों पर साइन करके आपको भिजवा दूंगी। अरे रुक जाओ तुम लोग तो जानते ही हो कि मेरा बिजनेस माइंड बिल्कुल अलग तरीके से चलता है। इसलिए मैं आज इस मुकाम पर हूँ। जिस लड़की से मैंने शादी की है वो 1 नंबर की घमंडी है। काम करने के लिए एक देसी नौकरानी तुम लोगों को चाहिए ही थी, याद है कि नहीं? हाँ याद है, लेकिन उस बात का इस बात से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। देखो, अगर मैं देसी नौकरानी लाता तो मुझे हर महीने उसे पगार देनी पड़ती और एक डर भी बना रहता कि नौकरानी हमें छोड़कर कहीं चली ना जाए। लेकिन जब मैंने इससे शादी कर ली है तो ये तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। ये बस हमारा बंगला देख देख कर ही अपने घमंड को बढ़ाती रहेगी और मजे से काम करेगी। इसका मतलब आपने सिर्फ इसे नौकरानी बनाने के लिए शादी की है,
आप इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे ना? मैं पागल हूँ जो तेरी माँ के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ पत्नी वाला रिश्ता रखूंगा। ये सब सुनकर शालू के पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई। खैर, वो चुपचाप दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मैं खुद को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती थी, लेकिन बुढ़ा तो मुझसे कई गुना चालाक निकला। कोई बात नहीं, अब मैं ऐसी चाल चलूंगी ना कि ये बुढ़ा याद रखेगा। मेरे रूप को देखकर एक ना एक दिन ये पिघल ही जाएगा। लेकिन कम से कम इसे बताना तो चाहिए था ना कि ये पहले से ही शादीशुदा और इसका एक जवान बेटा भी है। मैं ही पागल थी कि मैंने इससे कुछ सवाल जवाब ही नहीं किया। इतने में वहां पर खन्ना साहब की पहली पत्नी आ गई। अरे महारानी साहिबा, आज आपका इस घर में पहला दिन है। रसोई घर आपका इंतजार कर रहा है। पूरे मोहल्ले को दावत दी है हमने, और सारा खाना तुम अकेले ही बनाओगी। शालू ने अब मजबूरी में बहुत सारे लोगों के लिए अकेले ही खाना बनाया। सारे बर्तन भी उन लोगों ने शालू से ही धुलवाए। रात में शालू ने खन्ना साहब से अकेले में बात की। शालू, इतने छोटे छोटे कपड़े क्यों पहन रखे हैं तुमने? क्यों, मेरा हुस्न आपको पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं नहीं, तुम तो बिल्कुल अप्सरा लग रही हो। अच्छा सुनो ना, मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है। मुझे एक रोल्स रॉयस कार गिफ्ट कर दो ना। 2 दिन बाद जब पार्टी में जाऊंगी तो उसे लगना चाहिए ना कि मैं खन्ना साहब की बीवी हूँ। अगर तुम्हारी सहेली को नहीं लगेगा कि तुम खन्ना साहब की बीबी हो तो आसमान जमीन पर गिर पड़ेगा क्या? वैसे भी मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने पहली बीबी के नाम कर रखी है, उससे परमिशन ले लो। इतना कहकर खन्ना साहब वहां से चले गए। अब शालू की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, शालू का उस घर में बिल्कुल नौकरानी वाला हाल होता चला गया। यहाँ तक कि गलतियां होने पर उसकी पहली पत्नी उसे मारने भी लगी। मैंने तुझे बोला था कि हमारे कपड़े धो देना, अभी तक तू खाना ही नहीं बना पाई। बस मैं इसके बाद जा ही रही थी, तभी वहां पर उसकी ढेर सारी सहेलियां आ गई। देख रही हो तुम लोग, ये मेरी सौतन कम नौकरानी है। इन गरीब लोगों के पास घमंड तो बहुत होता है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं आता। देखिए, आप अपनी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। तो ठीक है, आज शाम को मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। पूरे मोहल्ले वालों के सामने मैं तेरी बेइज्जती करूंगी। इन सब से थक हार कर एक रात वो चुपके से अपने मायके वापस लौट आई। शालू, क्यों रो रही हो तुम? शालू ने सारी बात अपने भैया भाभी और मम्मी पापा को बता दी। भाभी, अब मुझे पता चल चुका है कि जब मैं अपनी सहेलियों के सामने आपकी बेइज्जती करती थी तो आपको कैसा महसूस होता होगा। हमें हमेशा अपने बराबर वालों से रिश्ता रखना चाहिए। वो लोग मेरे साथ नौकरानियों की तरह व्यवहार करते और हर वक्त मेरी बेइज्जती किया करते। शालू, तूने भी तो ना जाने कितने लोगों की बेइज्जती की है। कितने अच्छे अच्छे लड़के तुझे देखने आए, लेकिन तूने उन्हें ऐसे बेइज्जत करके भगाया जैसे वो कोई कूड़ा कबाड़ हो। मैं तो इस शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन तू ही पागल पड़ी हुई थी। अब पता चला कि एक अमीर बुढ़े से शादी करने का क्या नतीजा होता है। कर ली तूने उनके पैसों पर ऐश। माँ जी, अब रहने दीजिए। मेरी ननद को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगी। ममता का भाई वकील था, जिसकी मदद से उसने शालू और खन्ना साहब का तलाक करवा दिया, और उसके बाद ममता ने शालू की शादी अपने भाई से कर दी। अब शालू अपनी भाभी की खूब इज्जत करने लगी और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।